ये तो कोई व्यक्ति समझ सकता है जो छोटे मोटे अपने उस पर हैं, मतलब ये कंपनियां जो हैं, तो ये केवल डिजिटलाइजेशन पर चलना, ये लाइफ तो ज्यादा लंबी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 10 साल में हमें ऐसा डिजास्टर देखना ही पड़ेगा कि कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा, कोई मोबाइल नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब मैं आपसे कभी भी ऐसी चीज आ सकती है। अच्छा केडी भाई, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। केडी भाई अब हमारे बीच में चांद जी आ चुके हैं और हमारे चांद गोयल जी, और वीरेंद्र गोयल से कहूंगा कि उनका परिचय सभी लोगों को दे। वैसे तो आप लोग चांद गोयल जी पे परिचय तो हैं ही, हमारे मथुरा के ही अपने हैं। चांद गोयल जी दीपक के छोटे भाई हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। चांद गोयल ने यहाँ से IAS करने के बाद बॉम्बे गए थे ये, वहाँ पर बॉम्बे में DM भी रहे थे ये, और हॉपकिंस जो इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में जो पोलियो की दवा बनाती है, वहाँ के MD रहे ये। और उसके बाद ये सेक्रेटरी रहे 2-3 चीजों के, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होकर ये रिटायरमेंट में गए। ये इन्होंने काफी टाइम, और इनकी मिसेज भी के बारे में भी आप लोग जानते ही जाए तो श्री गोयल, वो भी जो चीफ सेक्रेटरी क्या कहते हैं वो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर। चलिए वीरेंद्र बाबू धन्यवाद। चलिए साहब, सबको सबसे पहले इस महासंकट में अपने भगवान श्री कृष्ण सबकी, अपनी, सबके परिवारजनों की, अड़ोसी पड़ोसियों की, खास तौर से मित्रों की और देशवासियों की और पूरे विश्व का सुरक्षा करें, किसी को किसी तरह का संकट नहीं हो, ऐसी प्रभु चरणी मेरी कल प्रार्थना है। सबसे पहले इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है पेंडेमिक, एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। पेंडेमिक वर्ड है कि पूरे विश्व में ये महामारी आई हुई है। तो इसको अपने को समझना चाहिए कि ये वायरस जो होता है ये एक DNA बेस्ड होता है, बहुत ही माइक्रो नैनो पार्टिकल होता है। नैनो का मतलब है 10⁻⁹। आप लोगों ने जिन्होंने गणित में जा किया होगा कि 10⁻⁹ पॉइंट के बाद में 9 जीरो लगाएं, इतना छोटा ये जीवाणु होता है। तो जो ये बात कही जाती है कि साहब मास्क और इस तरह का मास्क N95, तो इसलिए बात होती है क्योंकि ये जीवाणु इतना छोटा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जीवाणु जो है विश्व में ये मतलब बनते रहते हैं, लैब में भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहते हैं। उसको हम कहते हैं कि म्यूटेशन करना। जीवाणुओं की जो क्वालिटी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको म्यूटेट करता रहता है। जीवाणु अपने आप में भी खुद म्यूटेट करता है। जो जैसे जो डार्विन की थ्योरी हुई कि हम जानवरों से, बंदरों से आदमी बने, तो बेसिकली कैसे बने, ये हमारे जो DNA और जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो म्यूटेट करता है परिस्थितियों के हिसाब से। अब ये पर्टिकुलर जो वायरस है इसको लैब में रिसर्च के उसमें बनाया गया। अब क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया, तो अपन लोग इस बारे में चर्चा नहीं करें तो अच्छा है। तो विश्व में पॉलिटिक्स भी होती है, दुनिया भर के जो ये वॉर चलती हैं, चाइना वर्सेस अमेरिका, रशिया, बड़े बड़े जो देश हैं, तो ये सब इस तरह के जो, नहीं तो क्या जरूरत है आज परमाणु बम बनाने की, एटम बम बनाने की, हाइड्रोजन बम, दुनिया भर की मिसाइलें बन रही हैं। तो उसी की एक श्रृंखला में ये चीज को रिसर्च की जाती है। अब किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ से बनाया, कैसे निकाला गया। और मेरा अनुभव ये है कि जब ये इंडिया में, आप लोगों को ध्यान होगा 95 में प्लेग का सूरत से जो शुरुआत हुई थी, तो सिर्फ हॉपकिन में हमारे पास प्लेग का बेसिक जो वो है, वो उसकी शीशी एक है, मतलब उसका स्टॉक है। तो हमारी जो प्रोडक्शन मैनेजर थी बोले सर वो देखना चाहेंगे क्या। मैंने कहा भैया ऐसी चीज को पूरी रखो, उस बॉटल को बिल्कुल जैसे डायमंड्स रखे जाते हैं बहुत ही सील्ड करके और सुरक्षा से रखे जाते हैं। किसी तरह से ये वायरस निकल के भाग गया। वायरस एक दफे जब बाहर निकल के आ जाता है, एक चीज आपको और जरा सा थोड़ा सा समझा दूं
एक होता है वायरस, उसके बाद में होता है बैक्टीरिया, और तीसरी चीज होती है किसी भी तरह की जो बीमारियां होती हैं। 3 तरह की वजह से आदमी को किसी भी उसको परेशानी हो सकती है। वायरस जो है वो ब्लड में नहीं जाता है, इसको एक होस्ट चाहिए। इसको जब तक जगह होस्ट नहीं मिलेगा, वायरस का आपके ऊपर अटैक नहीं होने का। होस्ट आपके जो अंदर डीएनए है, जो आपके प्रोटीन्स हैं, उसमें जाके किसी के साथ चिपक के बैठ जाता है, और फिर ये ऑटोमेटिक इसमें एक स्विच होता है, अपने आप को उसी हिसाब से रीजनरेट करना शुरू करता है। तो जिसको ये लोग कहते हैं ना, वायरस फैल रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, आदमी को बुखार आ रहा है, उसको जो 3 तरह के सिम्टम्स हैं कि बुखार आना, खांसी होना और इस तरह के जो पैरों दर्द वगैरह होना, तो वायरस जो है रीजनरेट कर करके उनकी संख्या बढ़ती जाती है। बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लड में जाता है। तो पोलियो वगैरह जो है वैक्सीन, ये बैक्टीरिया फ्लू हुआ, ये हुआ, ये आपके ब्लड में जाएगा और उसके लिए आप दवाई से उसका इलाज कर सकते हैं। वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन जो होती है वो वही बनानी पड़ती है। वो वैक्सीन उसी वायरस से फिर लड़ाई करके उस वायरस को खत्म कर सकते हैं। अब आजकल आप बहुत व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि दुनिया भर की ट्रायल हो रही है, खबर आती है साहब बस तैयार हो गई और उसको ह्यूमन ट्रायल हो गया। कोई भी वैक्सीन तैयार करने में कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो मिनिमम टाइम है, अगर हम वॉर फुटिंग पे काम करें। नहीं तो जितना हमारा इतिहास हम देखें पुराना, 1800 से जो वैक्सीन जितनी भी बनी अब तक, वो उनको बनने में 30-30 साल, 40-40 साल, क्योंकि वैक्सीन बनाने में सबसे पहले प्रक्रिया जो होती है, ये जो कोरोना वायरस है, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या खासियत है, क्या इसके अंदर ऐसी चीज है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, वो आइसोलेट करना। आइसोलेट करके उसको, जैसे अपन गेहूं का बीज या कोई धान या जौ बोते हैं ना अपन नवरात्रि पे, तो ऐसे इसको कल्चर किया जाता है। कल्चर करके फिर हम देखते हैं कि और हमने इसके वायरस कितने बना लिए, और तब हम इसके जो वायरस बनाना चाहते हैं दवाई के रूप में, वो इसके अगेंस्ट में इसकी लड़ाई कराएंगे। कि वो कल्चर कहते हैं कि वो टेस्ट पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीचेन रिएक्शन टेस्ट, उसमें हम इसको करके और ये देखते हैं कि अब ये इस वायरस को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये सारी प्रक्रिया करने में एकदम सीधा हम ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल नहीं कर सकते। शुरू में हम, ठीक है, अब ये बातें आती हैं कि साहब वहाँ 5 अमेरिका में 5-10 लोग तैयार हो गए कि हमें लगा दो वायरस, हम देखें वैक्सीन कैसी होती है। अब ये ट्रायल करने में पूरा पहले एनिमल्स पे ट्रायल करके, फिर ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल करके, उसका एक टाइटर वर्ड होता है, कितनी पोटेंसी देनी है, कितना उसको इस डोज में देना है, ये सब प्रोटोकॉल तैयार करने में आप ये मान लीजिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। तो जो ये बात कही जा रही है कि साहब सब लॉकडाउन खुला और फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे महीने में, मई में, जून में, जुलाई में, सितंबर में, ये सब ये वैसी बातें हैं। आप ये मान के चलिए आपको साल, 1.5 साल तक, क्योंकि जब तक कोई भी प्रॉब्लम में, बीमारी में जो ये वायरस रिलेटेड होती हैं, इसकी और कोई दवा नहीं हो सकती। दवा जो होती है इंजेक्शन, टैबलेट्स, ये ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरिया रिलेटेड है या हार्ट का साहब पंपिंग कम हो रहा है, कि फैटी लिवर हो रहा है, कि डायबिटीज हो रही है, ब्लड शुगर हो रही है, तो हमने टैबलेट खा ली तो उसने शुगर को एब्जॉर्ब कर लिया। पर वायरस की सिर्फ दवा जो है वो वैक्सीन है, और वो प्रिवेंशन में जब अगर वैक्सीन जब इजाद हो जाएगी, जब इस तैयार हो जाएगी, तब ये वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। दूसरे फोन तो दोनों पे कर लो ये चालू, एक को कान में लगा लो और एक सामने देखते रहो। अब जैसे हम और आपको एक चीज मैं यहाँ कमेंट करना चाहता हूँ कि ये सवाल सबके मन में है कि 2 चीजें हैं बच्चे। पहले तो कोरोना का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमाण में है। ये आप जो आंकड़े देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं कि साहब अब इंडिया में 25,000 हो गए, 20,000 हो गए, ये देखिए, ये ठीक है, ये सिस्टम है, उस सिस्टम में फिगर्स आ रही हैं। एक लाइटर वेन में अगर आपको जोक बताऊं तो जब हम IAS में आए और हम पार्लियामेंट में अटैचमेंट के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि भाई
पार्लियामेंट फंक्शनिंग कैसे होती है। तो वहाँ जो पार्लियामेंट में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल IAS ऑफिसर ही होते हैं, बहुत सीनियर, तो वो थे, उन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि साहब एक दफे पार्लियामेंट में धोबी समाज के एक MP साहब बिखर गए, प्रश्नों के जो प्रश्न काल होता है। अब बोले साहब देखिए क्या तमाशा हो रहा है, गवर्नमेंट का हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, हमारा धंधा चौपट हुआ जा रहा है, और गवर्नमेंट हमें बताएगी कि सन 47 में कितने गधे थे इंडिया में और आज कितने गधे हैं, गधों की संख्या कम हो रही है जिसकी वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा। अब सवाल एडमिट कर लिया गया कि साहब बताया जाए। अब हम लोग जैसे फील्ड में होते हैं, DM कलेक्टर्स, और आ गया साहब लोकसभा से सवाल। अब हम जैसे लोग सिर खुजाए, हमने उठा के अपने SDM ADM को दे दिया, उसने तहसीलदार को दे दिया, तहसीलदार के पास आखिर में ले दे के पटवारी होते हैं उनके पास भेज दिया कि भाई गधों का हिसाब बताओ। अब सवाल है कौन गिनने बैठा है कि 47 में कितने गधे थे और आज कितने गधे। कोई भी फिगर पहुंच गई गवर्नमेंट के पास, तो वो बता रहे थे, बोले जब फिगर आई तो मैंने उसमें लिखा कि इसमें 2 और जोड़ दो गधों की संख्या, एक तो मेरी जो मैं साले काम कर रहा हूँ, और एक जिसने सवाल पूछा वो तो है ही गधा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंकड़े जो आते हैं, ये तो एक तो देखिए टेस्टिंग अपने नहीं हो रही। आप सबको मालूम है शुरुआत में गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आई कि साहब ये टेस्टिंग किट्स जो है हमारे पास बहुत कम तादाद में है, हमें मंगवानी पड़ेंगी। अब आप देखिए इन सारे फ्लाइट्स बंद हैं, सारा व्यापार बंद है, कोई किसी तरह का, ठीक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने चाइना को कह के कि भाई थोड़ी सी किट हमें और दे दो। यूरोप और अमेरिका तो बिल्कुल ही बंद है, वहां से कोई भी जहाज आना कि जाना, कोई सामान आना आप भूल जाए। तो अब सवाल है जब किटी कम है, और ये जो टेस्ट होता है इसका वायरस का, आप लोगों ने देखा होगा शायद व्हाट्सएप पे, मुंह में वो लेते हैं जो कॉटन बड होती है, स्वैपिंग कहलाता है इसको, स्वैप मुंह का सलाइविया लेना पड़ता है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आदमी अगर कोरोना पॉजिटिव है और उसका जो टेस्टिंग के लिए सैंपल ले रहा है वो अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो उसको तो 100% कोरोना होना ही होना है, क्योंकि बिल्कुल उसके मुंह के सलाइविया में जो होता है, सलाइविया इज लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, सबसे ज्यादा इसका DNA सलाइविया हर आदमी का यूनिक होता है और उसके अंदर ही सब ये वायरस का इन्फेक्शन रहता है। तो जब हम सलाइविया उसके बिल्कुल पास में जाके ले रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली वायरस जो है उसके मुंह से बाहर निकल रहा है, और वो जो आदमी सैंपल ले रहा है उसको लेने में उसको 100% उसको इन्फेक्शन होने की, अगर वो प्रोटेक्टेड PPE नहीं पहने हुए। तो ये इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैं। किट्स हमारे पास लेने के बाद में, अच्छा इसको मैं और आगे कंप्लीट करूं, अब ये जो सैंपल लिया जाता है तो वायरस को हम जनरली 2 to 6 डिग्री के टेम्परेचर में, जो सैंपल है उसको हम एक स्पेशल बॉटल में रख के, और ड्राई आइस, अब ड्राई आइस आप लोगों ने देखी होगी कहीं आइसक्रीम वाले के यहाँ, जब कभी अगर किसी आगरा से आप आइसक्रीम ला रहे हैं तो वो सफेद रंग की एक आइस होती है, आइस का बुरादा होता है, और ड्राई आइस में पैक करके 2 to 6 डिग्री तक वो टेम्परेचर में रख के, और इसकी जो लैब ओरिजिनली इंडिया में सिर्फ एक ही लैब थी और है पूना में, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और वहां इसका जो PCR मशीन है, PCR मशीन इज लाइक अ मैग्निफिकेशन, जैसे माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया को देखते हैं और एक छोटा सा कांच होता है, वो करमचंद जासूस का है ना, वो कांच से वो बढ़ के आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप उससे बड़ी है जो उसको और मैग्नीफाई करती है। तो PCR जो है इस वायरस को, जो बहुत ही छोटा वायरस है 10⁻⁻9 साइज का है, उसको मैग्नीफाई करता है, और वहां आइसोलेट करके जो सैंपल आया है उसका कल्चर किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया उसको उगाया जाता है, और वो सारी प्रक्रिया में कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे से पहले वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो अब हमारे सबके सामने सवाल आ गया इंडिया में कि साहब टेस्ट नहीं हो रहे, किट नहीं है, सैंपल नहीं लिए जा रहे, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, वो उधर आदमी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मालूम नहीं चल रहा है। तो एक शॉर्टकट निकाला गया, तो वो हम कहते हैं एंटीबॉडी का टेस्ट, जो ये आया है शॉर्ट टेस्ट कि साहब आपको आधा घंटे में बता देगा। वो खून निकालेंगे आपका, और खून में जब कोई आदमी इंफेक्टेड होता है तो हमारे शरीर में एक ऑलरेडी मैकेनिज्म है कि हम उसकी एंटीबॉडीज तैयार होनी शुरू हो जाती है ब्लड में, जो उससे लड़ाई करता है। तब कोई जो भी इंफेक्शन बॉडी में आएगा तो हमारे शरीर में ऐसा इनबिल्ट फैक्ट्री है जो एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू।
उस एंटीबॉडीज को वो टेस्ट कर सकते हैं, पर वो एंटीबॉडीज एक दिन में तैयार नहीं होती। इन्फेक्शन आने के बाद में 4-5 दिन, 6 दिन, 3-4 दिन लगते हैं जब तक आपके सिम्टम्स आ रहे हैं एंटीबॉडीज तैयार हो। इसलिए जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि कई दफा आपने सुन रहे होंगे कि ये टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, उसका नेगेटिव आ गया, ये नहीं मालूम चल रहा, उसको बाद मालूम चला कि वो पॉजिटिव था, उसको सिम्टम्स हो गए, डेथ हो गई। तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हैं टेस्ट रिलेटेड। तो इंडिया में टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वहां डेथ भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे नंबर ज्यादा अगर हैं भी, पर डेथ हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप लोगों ने कई कारण सुने होंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। हम लोगों में से सीनियर सिटीजन्स हैं, श्रीपाल जी, मैं, हम भाई साहब वीरेंद्र गोयल जो इस एज ग्रुप के हैं, डॉक्टर डीपी यहाँ पे हैं, वो इसको वाउच करेंगे। सबके हाथों में टीके लगाए जाते थे और टिकली बनती थी, तो हम बड़े हल्ला मचाते थे, रोते थे, हल्ला, ये क्या टिकली सी बना दिया, हमारे हाथ खराब कर दिया आपने इतने खूबसूरत हाथों को। क्यों वीरेंद्र गोयल जी? तो वो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हुआ, कई चीजों का हुआ, बीसीजी का हुआ, पोलियो हुआ, अपने कई हमने वैक्सीन ली, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी कंपैरिजन टू यूरोप एंड अमेरिका बहुत बड़ी हुई। नंबर 2, हमारा खाने पीने का तरीका, जिस तरह से हम हल्दी, जीरा, मसाले, हमारा पेट जो है, मतलब आप शरीर में आप लगाइए कि ये चीजें ऐसी हैं जो, आई एम टॉकिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट हैपेंड इन यूरोप एंड यूएस। तो वो तो बेचारे बस सॉल्ट एंड पेपर लिया और अपना जरा सा खाया, उनको शरीर में वो चीजें नहीं है। नंबर 3, अब जाके जो कुछ कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, इसकी वजह से पॉल्यूशन अपना बहुत साफ हो गया। नहीं तो वही एक महीने भर पहले दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा और मथुरा और पूरा यूपी और मुंबई में कि मान चला पॉल्यूशन इतना है कि जिंदा आदमी वो मर जाए सांस की। तो पॉल्यूशन की वजह से भी जो ये वायरस है, अगर इसको एडवर्स पॉल्यूशन मिलेगा जहां नाइट्रोजन, सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो अपने आप वो जिंदा नहीं रह सकता। एंड लास्टली ऑफ कोर्स, टिपिकल मेरे को भी आदत है तंबाकू खाने की, और गुटखा और तंबाकू और विस्की। जितना विस्की ड्रिंकिंग इंडिया में होता है, मैं तो घूमता रहता हूँ पूरी दुनिया में, कहीं भी लोग इतनी विस्की कहीं नहीं पीते। थोड़ा बहुत रशिया में वोडका जरूर है, लेकिन जितनी विस्की इंडिया में पी जाती है वो कहीं भी वर्ल्ड में सिर्फ वाइन एंड बियर तो पीते हैं, पर इतनी विस्की वो कभी नहीं। तो हमारी बॉडी में, ब्लड कंटेंट में, तो इसकी वजह से ये, मतलब मेरा एनालिसिस है। अब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लेमैन और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनका मिश्रण है, और इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली डेथ कम हो रही है, पर पॉजिटिव केसेस ऑफ कोरोना, ये कहना कि कुल 25,000 हैं, 30,000 हैं, ये गलत है। नंबर ऑफ केसेस आर, आप अगर सही ढंग से टेस्ट करने जाएंगे, you will find there are large many number of people who are already infected and who have got this corona infection. Now coming to this कि जो मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया, ट्रीटमेंट, डॉक्टर साहब हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रीटमेंट वायरस का आप देखिए, जो फ्लू भी होता है तो डॉक्टर अब एक तरह से आपको बेवकूफ बनाता है। ठीक है, 2-4 ये टैबलेट ले लो, विटामिन सी ले लो, ये कर लो, और 2 चीज उसको मालूम है 2-3-4 दिन में ये अपने आप सही हो जाएगा, इसका सर्दी, खांसी, जुकाम अपने आप सही हो जाएगा, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सेम थिंग वायरस का है कि इसका 10-12-14 दिन आप आराम से तसल्ली से अपने कमरे में बंद होके, आई रिमेम्बर जब ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स और मीजल्स होती थी, हमें बिल्कुल एक कमरे में अलग आइसोलेट कर दिया जाता था, एंड ओनली माय मदर और अदरवाइज द लेडी हु हैड दैट इन्फेक्शन इन द अर्लियर टाइम, that person was allowed to come to our room to feed us, to give us a water, और हमें आराम से 8-10-12 दिन, और वो जब कहा जाता था देवी आ गई है, ये आ गई है, दुनिया भर के सब चेहरों पे वो निशान हो जाते थे। तो वही चीज ये है कि इसको आपको, यू हैव टू लिव विद इट। 10-12-14 दिन में आपकी एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई और आप में इम्यूनिटी हो गई, और आप अगर सही सलामत सही ढंग से आपने अपने को मेंटेन कर लिया तो यू विल बी आउट ऑफ इट। प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो देखिए, ये बात तो तय है कि वायरस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है इंडिया में,
आप में से कई लोग जानते हैं, और फादर वाज अ ट्यूबरक्लोज सर्जन, वन ऑफ द पायनियर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर। उनका कहना था, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी WHO को, और उन्होंने जब भी प्रेडिक्ट किया था एज लेट एज इन 60s कि इंडिया में करीब 60-70% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होगा। तो आज है ट्यूबरक्लोज इन्फेक्शन, पर जिनके खाना पीना अच्छा है, बॉडी फिजिक सही है, तो फ्लेयर अप नहीं होता, इट्स अंडर कंट्रोल। पर जहां उनका अगर बॉडी कुछ वीक हुआ या खाने में कोई दिक्कत हुई, वो ट्यूबरक्लोसिस फ्लेयर अप होके बाहर आ जाता है। तो सेम थिंग हियर कि आपको इसके प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर फूड हैबिट्स। मास्क का यूज, यस, कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव है और वो खांस रहा है या किसी तरह से छींक मार रहा है आपके पास से, तो इज अ फैक्ट कि एक आध 2 फुट तक ये वायरस 2-3 फुट तक हवा में तैरता हुआ आपके पास आ जाएगा। और मास्क का यूज जितना आप कर सकें, सेफ डिस्टेंस कर सकें, खाने के ऊपर ध्यान रख सकें, अपनी इम्यूनिटी को जितना आप कंट्रोल कर सकें वो आप इसका ध्यान रखें। तो ये मैंने अभी आपको मोटा मोटी, अगर इसके बारे में कोई पूछना चाहता है, क्योंकि आई विल लाइक टू डिस्कस विथ यू समथिंग मोर डेंजरस। इस महामारी से हेल्थ का तो जो सत्यानाश, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हुई, जो हेल्थ के बारे में चिंताएं हैं, वो स्वाभाविक हैं, सबको चाहिए। बट देयर आर सम फिगर्स की इवन टुडे number of people dying because of tuberculosis, because of road accident, because of other reasons are more in the world than whatever figures have come out so far. I'm not justifying that, but what I am saying ki, but the worst thing which is happening is the economy. So I will like to switch over to that. अगर इन बीच में किसी को कोई सवाल, अगर कोई confusion हो, हाँ आशुतोष जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग पूरा क्वारंटाइन के जो रूल्स हैं और जो आइसोलेशन के वो हम फॉलो कर रहे हैं, अब जो बाहर से जो हम सामान लेते हैं, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे वेजिटेबल लोग का हो, अब अल्टीमेटली जो बाहर से वेंडर आ रहा है उसी को हम उसको ले रहे हैं चीजों को, हम उसमें कैसे प्रोटेक्शन अपना कर पाए, उसमें थोड़ा सा मुझे सजेशन चाहिए। मतलब देखिए बहुत सीधी बात है, इवन अब फॉर द बेस्ट रीजंस नोन, आई थिंक द मैटर हैज गॉन नाउ टू सुप्रीम कोर्ट अबाउट द न्यूज़पेपर सप्लाई। कम से कम 8-10 आदमी हैंडल करते हैं न्यूज़पेपर जब प्रिंट होता है और आपके घर दरवाजे पे आता है। सब्जियां आप लेने जाते हैं, सब्जियां भी 2-4-5 लोगों के हाथों से गुजरती है जब आप सब्जी खरीदते हैं या लेके आते हैं। ग्रोसरीज आप लेके आ रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर में जो आदमी काम कर रहे हैं उसको हैंडल कर रहे हैं। नाउ फिजिकल, इसमें जैसे हम मैन टू मैन की बात कर रहे हैं कि एक आदमी जो डायरेक्ट पॉजिटिव है उससे हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने कहा कि मास्क और सेफ डिस्टेंस। नाउ एज फार एज दीज फिजिकल आइटम्स आर कंसर्न, वेदर ग्रोसरीज और मिल्क और न्यूज़पेपर, आप लेके जो भी आ रहा है, एक तो थोड़ा सा प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, नॉट नेसेसरी वेरी हैवी ग्लव्स को यूज करना शुरू करिए। लाके उसमें थोड़ा सैनिटाइजर, थोड़ा सा घर के बाहर पहले रख लीजिए, थोड़ी दूर। इसके बारे में जैसे आज ही मैं कंटिन्यूअस पढ़ रहा था कि धूप, टेम्परेचर, आई एम ऑफ द व्यू कि टेम्परेचर से डेफिनेटली कोई वायरस जब तक बहुत ही ज्यादा उसने अपने को म्यूटेट नहीं किया हो, पर आप अगर ये देखें कि सारे यूरोप, अमेरिका, चाइना, उन कंट्रीज में क्यों इतना भयंकर स्वरूप सामने आया है, बेसिकली बिकॉज दे हैड अ बिग प्रॉब्लम अबाउट द टेम्परेचर। जब ये वायरस फरवरी मार्च में आना शुरू हुआ वहां पर, तो वहाँ न्यूयॉर्क में टेम्परेचर वाज 0 डिग्री, 2 डिग्री, यूरोप वाज आल्सो हैविंग 2 डिग्री, 4 डिग्री। नाउ फॉर्चुनेटली फॉर अस 35, 38, and I was telling भाई very interestingly one fact, अगेन द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मथुरा की रिफाइनरी जो आपने चिमनी देखी है आगरा और मथुरा जाते हुए रिफाइनरी में, क्या आपका गोला ऊपर निकालती है। उसका अगर टेम्परेचर जहाँ चिमनी पे जहाँ आग निकल रही है वहाँ आई थिंक उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसकी वजह से पूरे मथुरा के ऊपर एक थर्मल रिंग बन गई है। तो टेम्परेचर की वजह से, तो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप इन चीजों को आराम से बाहर रखिए, थोड़ा सा उस पर सैनिटाइज करिए, पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन बना के रखिए,
which is a high, very good anti this thing. और उसको वॉश वगैरह करके and then another precaution with vegetables and all that, पानी गर्म पानी में धो लीजिए कर लीजिए, but that is in my opinion that's not very very dangerous, because in any case वो लाने में यहाँ रखने में only thing the person who is bringing it, अगर वो आपके घर में दूध वाला लेके आ रहा है, आपको उससे सेफ डिस्टेंस रखनी है, वो that he is more dangerous if he is positive. सब्जी वाला जो बेच रहा है उसके बिल्कुल सामने जाके बात मत करिए, उसके मुंह जैसे सेफ डिस्टेंस रखिए, आप समझे नहीं? There where the danger is very high, but not with the items. Items को तो लाके थोड़ी देर रखिए, उसको पोटेशियम परमैंगनेट और उससे साफ कर लीजिए, पानी गर्म में कर लीजिए। और कौन को इस बारे में किसी को कुछ? हाँ, नीरव बाबू बोलिए। हाँ सर, ये जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं इस वायरस की जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो बड़ी फास्ट होती है। हमें रेट ऑफ इनके हम कोई रेट ऑफ म्यूटेशन जो होती है वायरस की, हर वायरस म्यूटेट करता है बड़ी जल्दी, तो क्या हम इसकी एक सक्सेसफुल वैक्सीन बना भी पाएंगे सर? हाँ, दो चीजें होती हैं आप, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग म्यूटेशन रिप्रोडक्शन। सेम वायरस विल, द रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई। एक दफा आपके शरीर में पहुंच गया जगह, उसको होस्ट मिल गया, देन इट गिव द ऑर्डर्स कि अब मेरी जैसी चीज बनाना शुरू कर दो। म्यूटेशन जो होता है वो एडेप्टेबिलिटी पे होता है कि जैसी परिस्थितियां, हो सकता है कुछ दिनों बाद वायरस टेम्परेचर को समझते हुए अपने को ऐसा म्यूटेट कर ले कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस हो जाए। आप समझ रहे हैं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ना म्यूटेशन जो है उसमें थोड़ा टाइम लैग लगता है, यू आर राइट, बट एक दफे अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रीड, पर्टिकुलर वेराइटी, कैरेक्टरिस्टिक के उसका वैक्सीन का तोड़ निकाल लेते हैं, तो हमको फिर उसी के हिसाब से हम उसको इजीली हम भी अडेप्ट करके और उस वैक्सीन में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे अब आपको बताएं, मैं जब हॉफकिन इज द ओनली इन दोज डेज, अब तो शायद 2-3 प्राइवेट में आ गए हैं, सांप काटने की जो एंटी स्नेक वेनम सीरम, तो जो हम दवा बनाते थे, तो पहले हमने शुरू की थी साहब वो ये देखो कि सांप ने काटा है तो पकड़ के लाओ किस सांप ने काटा है, तो उसी के हिसाब से उस दवाई दी जाती थी। Then what we did, we mixed it in a such a way कि 4 तरह के पॉइजनस स्नेक्स हैं इंडिया में, सिर्फ 4 तरह, कोबरा, वाइपर, क्रेट और एक होता है 100 स्केल्ड वाइपर, छोटू सा है, वो आप लोगों के एरिया में नहीं है, ज्यादातर महाराष्ट्र और डाउन बिलो जो साउथ इंडियन स्टेट्स, और मेन आर दीज 3, कोबरा, वाइपर, क्रेट। तो अब हमने क्या किया कि इन तीनों चारों के पॉइजन्स को मिला के और एक ही दवा बना ली एंटी स्नेक वेनम से। नाउ वी आर नॉट कंसर्न कि कौन से सांप ने काटा है, कोई से भी सांप ने काटा है तो हम खट से वो दवा दे देते हैं। एंड विद इन, आपको ये मैं बता दूं कि मेरा तजुर्बा है, बहुत बड़ा ज्यादा अनुभव है, अगर वाकई पॉइजनस स्नेक ने सही ढंग से काटा है किसी आदमी को, जब तक अगर ये दवा नहीं दी जाएगी वो बच नहीं सकता। तो दीज आर द एंटीबॉडीज। थोड़ा सा कि हम इस पॉइजन लेते थे सांप का और घोड़ों में बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करके उसके ब्लड में लगाते थे और धीरे धीरे डाइल्यूशन कम करते हैं, तो धीरे धीरे 6 महीने के अंदर उस घोड़े के ब्लड में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है उस पॉइजन के अगेंस्ट। अब हमने उसका ब्लड निकाला, सीरम अलग निकाला, प्लाज्मा, और सीरम को लेके जो ये आपका इडली पाउडर आने लगा है ना, पहले तो कभी ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन के पैकेट आते हैं पाउडर में, पानी मिलाइए और गुलाब जामुन बनाइए, बड़ी याद आ रही है मुझे गुलाब जामुन खाने की, क्यों भाई वीरेंद्र बाबू? तो वो हम इसको लाइफोलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो पानी को, लिक्विड को पाउडर में कन्वर्ट करता है। तो हम ये एंटी स्नेक वेनम सीरम की पाउडर में करके और रख देते हैं, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पेनिसिलिन का में यूज किया गया था, और आपने पानी मिलाया डिस्टिल वाटर, और जैसे किसी ने को सांप ने काटा, आपने दिया, एंटीबॉडीज ने उससे झगड़ा किया और खत्म कर दिया उसका पॉइजन। तो आपका जो कहना है, यस यू आर राइट, बट देखिए ये तो दुनिया का असूल है कि ये तो कंटिन्यूअस आपको ये तो करना ही पड़ेगा। प्लेग आया, पोलियो को खत्म किया, ट्यूबरक्लोसिस, मीसिल्स, चिकन पॉक्स, हमें ध्यान है उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से दीवालों पे लिखा जाता था, चिकन पॉक्स स्मॉल पैक्स का केस पकड़ के लाओ, 100 रुपए इनाम लो। यहाँ तक वो चलता था एक कैंपेन, समझे साहब?
तो इट्स अ फैक्ट, बट इसमें घबराने की बात नहीं है, वन हैज टू लिव विद इट। ये तो आदमी की और नेचर की बेसिक वही तो है कि आप कितने अपने आप को अलर्ट रखते हैं। चलिए अब अगर अब मैं थोड़ा सा है जी, सर इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन था, हाँ should not we make changes in our lifestyle if we have to protect human race as such? डेफिनेटली आज कोरोना है, कल कोई और बीमारी होगी। यस, यू हैव टू मेक, यू कैन नॉट टेक द लाइफ फॉर ग्रांटेड। और पर ये है कि देखिए इट्स लाइक कि अब आप कार चलाते हैं, लोग की साहब रोड एक्सीडेंट होते हैं, डेथ हो जाती है, जैसे अपना वो एक्सप्रेस वे का फेमस किस्सा है, शू में जब बना कितनी डेथ हुई। तो यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ कि भाई चलते हुए थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल, टायर आपके सही होने चाहिए। अब अगर नहीं करोगे तो अब अभी भी आपके यहाँ जो प्रॉब्लम होती है अपने नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द फॉग, वीरेंद्र बाबू बच गए थे एक दफे कानपुर जाते हुए। तो वन हैज टू बी, आई मीन से देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वन शुड बी अलर्ट, वन शुड बी केयरफुल। उसका तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप समझे नहीं? जी चांद भाई, एक सवाल मेरा भी है। हाँ बोलिए। तो सुन रहे हैं मेरे को? हाँ आ रही है आवाज। जैसे आपने टेस्टिंग के बारे में भी कहा कि हम लोग कम कर पा रहे हैं, जैसे ये आता है कि भाई वायरस का इसका जो साइकिल है 15 दिन की है, तो मान लीजिए हमने टेस्ट नहीं कर पाए और उसको डेवलप हुआ 15 दिन में वो ठीक ठाक हो गया, तो क्या ऐसी भी संभावना है? हाँ देखिए, वो तो पहले मान के चलिए कि इस कोरोना कोविड की कोई दवा नहीं है, ठीक बात है, कोई दवा नहीं है। एक दफे इन्फेक्शन होने के बाद में ओनली दिस थिंग इज कि यू शुड बी आइसोलेटेड। आपको आइसोलेट करके आपका जरा सा सही ढंग से सारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपके बाकी चीजें उन पर कंट्रोल रखा जाए, और खाना वाना सही कंट्रोल किया जाए, एटमॉस्फेयर सही रखा जाए। और अगर आपको बाकी कोई आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, तो आराम से आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी एंड यू विल, आपको ये होगा कि आप सही हो। नाउ योर जो वायरस का जो आपका इन्फेक्शन पार्ट है वो खत्म हो गया, कंट्रोल। एक सवाल और है, मैंने भी कल ही अखबार में पढ़ा था कि जो आप पूना की लैब है, वायरल लैब, जो आपकी वायरोलॉजी की लैब है, उन्होंने बीसीजी के जो वैक्सीन है उसको अमेंड करके और उसको ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है इसकी वैक्सीन के लिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए। इज इट ट्रू? इट्स ट्रू व्हाट दे आर सेइंग कि बीसीजी वैक्सीन देके, क्योंकि ये तो बात तय हो गई। देखिए आपको सही बताएं कि ये इस महामारी में आज अमेरिका में रोज 1500-2000 लोग मर रहे हैं। कई लोग मुझको कहते हैं साहब आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी मर रहे होंगे बहुत और हमें आपको मालूम नहीं। उसका मेरे पास बहुत सिंपल उत्तर रहता है कि अगर इंडिया में कहीं भी ज्यादा लोग मर रहे होते, मथुरा में ले दे के 3-4 मोक्षधाम है, 1 मिनट में खबर हल्ला मच जाता मथुरा में कि साहब आज तो भाई साहब 100 आदमी आ गए मोक्षधाम में, 50 आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाते मरने के बाद, कहीं तो उनको चला जाता है। मोक्षधाम पे तो नॉर्मल से भी रेट कम हो गई है, रेट कम हो गई है। बट मॉमडन्स का क्या है? मॉमडन्स तो अंदर ही बना होता है उनका कब्रिस्तान तो। Without misunderstanding me and without on the condition of not misquoting me, I would say कि मॉमडन्स की देखिए उनकी एक प्रॉब्लम है कि आज उनके यहाँ एक तो कंजेस्टेड एरिया होता है, किसी की डेथ हो जाती है, वो बेचारे उनको ये दिमाग में रहता है कहीं लेके जाएंगे, वो दुनिया भर के नाटक होंगे, ये होंगे, वो चुपचाप ले जाके कब्रिस्तान में जाके दफना, मालूम भी नहीं चलता कि वो कोरोना से मरा कि क्यों मरा, कैसे मरा और काय को झंझट में पड़े। तो that is, let us not get involved in that part. So now coming back to this thing कि it's a fact कि इंडिया में because of BCG and other immunization, universal immunization programs, our casualty rate, our death rate is very, very low as compared to what happened in Italy, what happened in Spain, what happened in America, UK.
तो अब ये क्या कर रहे हैं, ICMR एंड हमारी स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने भी लेटर लिखा है ICMR को कि भाई एक हम ट्रायल करके देख लें, BCG दवा तो कोई है ही नहीं, अब कोरोना पॉजिटिव केस हॉस्पिटल में अंदर आ गया है, एक उसको सारे लगा देते हैं BCG का, अगर हो देखते हैं कि क्या रिएक्ट करता है, सही हो जाता है नहीं हो जाता है, आप समझ रहे हैं नहीं। तो ये सब पर मैंने जो शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको बताया कि ये सब करते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे, तब जाके तय होगा कि वाकई अगर कोरोना का किसी को इन्फेक्शन हुआ है और ये पर्टिकुलर डोज BCG की उसको दी गई तो उससे वो कंट्रोल हो सकता है। आप समझ रहे हैं नहीं। और एक बात और मान के चलिए, बहुत कम लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, व्हाट इज कोरोना, कोविड-19 है क्या। ये देखिए, जब ये सांस से मुंह से, जब इसको कहते हैं कि सांस के अंदर यहाँ मुंह में और आंख, ये हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ तक कहा जाता है कि इस हिस्से को साफ करिए और हो सके तो गर्म रखिए, जितना गर्म रखेंगे तो चांसेस ऑफ वायरस गोइंग थ्रू दिस सिस्टम, आपके अंदर जाने का उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब जब वायरस अंदर आया तो यहाँ गले में, डॉक्टर साहब मुझे वाउच करें, यहाँ 2 नलियां हैं, एक खाने की और एक सांस लेने की। वायरस अगर हम बाई चांस खाने की नली से अंदर जाता है तो इंडियंस में तो सीधी बात है, अंदर जाके उसको मौत हुआ दिखना है। हमारे पेट में इतना पूरा भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, दुनिया भर के मिर्च मसाले भरे हुए हैं, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर वो सांस की नली से लंग्स में चला जाता है, तब लंग्स की प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर करके लंग्स को कोलैप्स कराने की कोशिश करता है। तो जब आपको क्या बताया जा रहा है कि इसके लिए वेंटिलेटर जरूरत है। वेंटिलेटर इज लाइक ए आर्टिफिशियल लंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे हार्ट का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वेंटिलेटर से हम लंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे वो कोलैप्स होके पिचक नहीं जाए, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाएगी और वो सारा पिचक जाएगा तो खत्म, जिंदगी खत्म। नाउ दे आर टॉकिंग ऑल्सो कि बिफोर पुटिंग इट पर्सन टू ऑन ए वेंटिलेटर, उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन से कम उसका लंग्स जो ऑक्सीजन जो करते हैं, सांस ले रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और प्योर आपको जो है ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन, वो कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन आपका हार्ट बैठ जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये वायरस जो है आपके वाइटल सिस्टम्स को, अगर वाइटल सिस्टम्स आपके अफेक्टेड हैं और डैमेज्ड हैं या प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो आपने जो सवाल उठाया कि लाइफ स्टाइल हमें सही करना है, तो कृपा करके भाई साहब, ये मिठाई विठाई, डायबिटीज और ये दुनिया भर के तेल और असली घी की कचौड़ियां और पार्टियां जा कम कर दी। भैया बिल्कुल खत्म हो गई। महीने में तो सब बंद देखिए है। 2-3 चीजें आपको ये सिखा दिया गया कि घर का खाना भी भाई साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है। चुपचाप घर का खाना खुद बनाइए, खाइए। कि बाजार की पार्टी वार्टी और दुनिया भर के ये सब अब छोड़िए। नंबर 1, साफ सुथरा खाना खाइए, तमीज का सात्विक भोजन करिए, और आपको जिससे आपके बाकी ऑर्गन्स भी आपके अपने आप रिपेयर होते चले जाएं, कंट्रोल में आते चले। चलिए अब 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, इकोनॉमी के बारे में मैं जरूर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई इकोनॉमी के बारे में सुन लो। हाँ साहब, सुन रहा हूँ भाई साहब। और रियल एस्टेट के बारे में अगर कुछ बता सके तो और अच्छा है आपके लिए। मैं चलिए, इकोनॉमी देखिए, ये प्रॉब्लम्स दुनिया में 3 तरह से आती है। एक होती है वॉर रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन मेड। साहब लड़ाई हो गई हमारी पाकिस्तान से किसी से और झंझट हो गए, बम पड़ गए, नुकसान हो गया, गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट ताकत लगा दी, पूरा देश एक साथ होके उसको कॉम्बैट कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि साहब नेचुरल साइक्लोन, अर्थक्वेक। आई रिमेम्बर 92-93 में लातूर में अर्थक्वेक आया, रात को 10 साढ़े 10 बजे। पवार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनका करीब 2 बजे मेरे पास फोन आया, भाई गोयल मैं सीधा लातूर की तरफ निकल चुका हूँ, 10,000 आदमी विदिन 5 मिनट्स डाइड। अब आप लगाइए 10,000 आदमियों की बॉडी, उनके घर खत्म हो चुके,
वहाँ 10,000 आदमी मर गए तो कम से कम 2-4-5 लाख आदमी खाना नहीं खा, उनको रात को रहने की जगह नहीं है। तो ही टोल्ड मी कि भाई सब तरफ से कितनी भी जो भी मदद और जो भी चीज अरेंज कर सकते हो विद इन कंट्री, महाराष्ट्र, विद इन कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। So I was coordinating and controlling all the relief measures and assistance which we were getting. तो ये होती है नेचुरल कैलेमिटी। आपने रिसेंट उसमें सुना होगा सुनामी आई। अब इनमें क्या होता है, ये एरिया स्पेसिफिक होती है। भुज में गुजरात में भूकंप आ गया, सुनामी साउथ में आ गई, पूरा कंट्री कूद के पड़ गया। आपने मदद की, उन लोगों को मदद की, घर बना दिए, कपड़े दे दिए, उनको नौकरियों में ले लिया। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, इंडिया तो है ही, और पूरा दुनिया जो मेन इकोनॉमिक अड्डे हैं, पावर्स हैं, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना का जो भी है वो तो एक अलग कहानी है, वो भी मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। अब इस सारी इसमें और ये लॉकडाउन की वजह से जो बहुत ही वन ऑफ द एक्सट्रीम मेजर हम और आप सोच नहीं सकते थे, दुनिया का कोई आदमी नहीं सोच सकता कि इंडिया जैसी कंट्री में ताला कोई लगा सकता। इतना एक्सट्रीम मेजर किसी ने कभी कोई, मतलब बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। एक जिसको कहते हैं ना, एक कदम का मूवमेंट नहीं, सारे ऑफिस, सारे बिजनेस, जिसको कहते हैं कि किसी ने आके बटन दबा दिया, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई का लाइट चली जाती है, बस बटन ऑफ, सब खत्म। ना क्या हुआ इसका, ये मान के चलिए स्टॉक मार्केट शेयर्स, आज जो भी इंडेक्स आप देखते हैं वो तो इंडेक्स तो अपने आप में उसमें बहुत मैनिपुलेशन होता है। जैसे 2-3 दिन से रिलायंस के शेयर को बढ़ाए जा रहे हैं, इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं। पर टाटा मोटर जिसका 400-500 रुपए का शेयर होता था, 60 रुपए पे आ गया, 90% गॉन विद द विंड। HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यू नेम एनी ब्लडी, इंडिगो, स्पाइसजेट, यू नेम एनी कंपनी, 50% कम से कम सारे शेयर डूब गए। अब अगर आपके पास शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, टेक इट फ्रॉम मी, आई चेक्ड इट यस्टरडे, मेरा म्यूचुअल फंड मुझको करीब 12%, 14% आई वाज प्लस, अभी 2-3 साल पुराना इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ आई एम -60%। मेरे 70% डाउन द ड्रेन चले गए। अगर 1 लाख रुपए था, 30,000 रुपए म्यूचुअल फंड की NAV। कहने का मतलब है 30 to 50% कैपिटल हैज गॉन नाउ। आप समझे नहीं? अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि ये बता दीजिए कि साहब रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट की प्राइस जिसके भी फ्लैट अगर 50 लाख का था, आज आप बेचने चाहेंगे 30 लाख के ऊपर भी आपको वो बात करेगा कि ठीक है भाई साहब, देखता हूँ, सोचता हूँ, कहीं से इंतजाम करूंगा। मतलब 30 to 50% रियल एस्टेट प्राइसेस, ऑलरेडी वी वर इन स्लम, कम से कम दे आर टॉकिंग कि करोड़ों फ्लैट्स बने हुए हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब जब लोगों को जेब में पैसा, कैपिटल ही नहीं बचा, तो कौन आप फ्लैट खरीदने जाएगा? इतने कॉस्टली। तो रियल एस्टेट 30 to 30% मिनिमम मोर एज ऑन टुडे, बिफोर कोरोना फरवरी, और अब आप इसके आगे 30% सोच लीजिए कि आपका खुद का जो बैलेंस शीट है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन है 30% माइनस कर दीजिए। रेंटल वैल्यू 30 to 50% गॉन डाउन। इनकम कोई भी, अब कई लोग कमेंट करते हैं भाई साहब बस मई जून में खत्म हो जाएगा किस्सा, फिर से हमारा क्या चालू हो जाएगा तुम्हारा? इस चीज को चालू करने की बात कर रहे हैं आप बताइए। पिक्चर हॉल जाएंगे आप 2-4-6 महीने कोई पिक्चर आराम से देखने, हाउसफुल में 300 रुपए 500 रुपए का टिकट लेके, खाली सन्नाटे। जितने ये सो कॉल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, मॉल्स, ब्रांडेड आइटम्स, जीरो, कोई नहीं निकलने वाला। आप फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करेंगे, आप ट्रेन में जाने में अवॉइड करेंगे, सारे बिजनेसेस विल बी अफेक्टेड। मिनिमम 30% टर्नओवर। आज जैसे ब्रजवासी की दुकान है, 1 महीने से 1.5 महीने से बंद है, कोई ब्रजवासी परिवार से तो नहीं बैठा हुआ है भाई आपके उसमें बेचारे को? ना सही बात है। अब वो जब दुकान जब भी खुलेगी, अगर आज कोरोना से पहले रोज की वो 1 करोड़ की सेल कर रहा था, तो बाद में उसकी 50 लाख 60 लाख रुपए की सेल ले जाएगी।
अब आप कहेंगे भाई साहब कुछ दिनों बाद आ जाएगी वापस, तो कुछ दिनों में भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा कहाँ से आता है? देखिए, बिजनेसमैन, सैलरी क्लास और डेली वर्कर्स, 3 और एग्रीकल्चर, 4 सेक्टर्स में पैसे से कंट्रीब्यूशन होता है ना। बिजनेस का तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी बिजनेस में आप हैं, अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब अब आपका होटल 1.5 महीने, मेरा ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल 0 पड़ा हुआ है, नेगेटिव में चल रहा है। होटल तो 6 अब महीने आप को लगाइए 2, 3, 4 महीने का जो आपका उसका सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, मुझे नहीं लगता कि पूरे 1 साल में आप उसके प्रॉफिट में आप निकाल पाए। नहीं, 6 तो महीने कहने तक का तो स्टार्ट मतलब है जी, 6 महीने तक तो शुरू करने का भी कोई बात नहीं है। नहीं 6 महीने बाद भी कहां से कौन सी लहर आने वाली है, जब सारा पैसा ही लोगों का खत्म हो जाएगा। तो वही मैं बात पे आ रहा हूं कि बिजनेस की 30% साइकिल मिनिमम कम हो जाएगी। टर्नओवर कम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी 50% कम होगी। आप समझ रहे हैं? नहीं, जो चीज में पहले आप होटल आराम से 2,500 में 3,000 में रूम देंगे, फिर आप कहेंगे यार अब नहीं आ रहा तो लो 1,000 रुपए में धर्मशाला वाला दे रहा है, मैं 1,000 रुपए में रूम कर देता हूँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी। सर्विस क्लास, आज गवर्नमेंट ने हम पे डंडा मार दिया, जितने भी पेंशनर्स और सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कि भाई 10% आपका डीए हम खा गए इस साल, तो 10% से हमारी एक्स्ट्रा जो हमें मिलने वाले थे पैसे, मेरे को 10,000 रुपए महीने का नुकसान हो गया। तो अब नाउ डेफिनेटली टू दैट एक्सटेंट आई विल नॉट स्पेंड मनी इन अदर थिंग्स। प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड, जो जैसे आपका होटल है, जिनके बिजनेसेस हैं, 50% आपको सैलरी कम करनी पड़ेगी, 30 to 50%। उस प्रोसेस में टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि टर्नओवर कम होगा, 30 to 50% एम्प्लॉइज चले भी जाएंगे, आप ही निकालेंगे। आपने मार्च की तो दे दी क्योंकि गवर्नमेंट से आ गया कि भैया बेचारों को, आपको भी तरस आ गया, इतने साल से हमारे साथ काम। अप्रैल की अब बड़ी मुश्किल से देंगे तो दी जा रही। मई में टेक इट फ्रॉम मी, मई सैलरी आप 50% भी नहीं दे पाए, जेब से मतलब कहां तक थी। तो सैलरी क्लास का 50% लॉस हो गया। डेली वर्कर्स, क्योंकि जब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही सोसाइटी में, तो चाय वाला, ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला कि बाकी सामान सट्टा बेचने वाला, उस बेचारे को सबसे ज्यादा डंडा पड़ने वाला, उसकी इनकम 30 से 50% कम हो जाए। ओवरऑल जो ये आंकड़े आ रहे हैं कि साहब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में हो जाएगा 0.5%, 1.5%, टेक इट फ्रॉम मी, मिनिमम 2 to 3% माइनस में चले जाएंगे। इतना जाने के बाद, रिसेशन में आने के बाद में इसको टाइम लगता है साहब, एक ग्रोथ रेट को बढ़ाने का, ये 1 दिन में या 6 महीने में, 3 महीने में वापस नहीं आता। अब आप मुझसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, भाई साहब कोई तो तरीका होगा कि कैसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या लाइटर वे में कहेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एक, वो बहुत सही बात बोलते हैं, उन्होंने जो मोमबत्ती और दिया जलवाया है, उन्होंने आपको इंडिकेशन दे दिया कि भैया तैयारी कर लो, अब ये ज्यादा ये लाइट वाइट झालर वालर चाइना की सब बंद हो जाएंगे, अब तो चुपचाप एक दिया पेट्रोमैक्स लालटेन जला के रात में बैठ गए, समझे साहब। ये अब ये नाटक कर, क्यों? जब इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इंडिया का 30% कम हो जाएगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कंपनीज विल इंक्रीज द यूनिट रेट, दे आर कॉर्पोरेट कंपनीज, वो लॉस में नहीं जाएंगी, वो खर्च से रेट बढ़ा देगी, 5 रुपए यूनिट साहब 8 रुपए 10 रुपए करिए आप, कितना आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इनकम भी कम है, उधर इनके रेट बढ़ा दिए इन्होंने। हवाई जहाज का, जैसे मैं ओपनली कह रहा हूँ, गॉन आर दोज डेज की जब हवाई जहाज जो फिश मार्केट जैसे, जिसको देखो पान वाला, चाय वाला, मछली वाला, सब साले हवाई जहाज में चल रहे हैं। भाई साहब 2,000 का टिकट है, जल्दी से निकाल के दे दो। अब ये टिकट फिर से 15-20,000 25,000 का हो जाएगा, और बहुत ही लिमिटेड। 10-15-20 साल पहले जब मैं ट्रेवल करता था, मुश्किल से 10-15-20 लोग एयरपोर्ट पे मुझे दिखते थे, बाबा कल्याणी, फिनोलेक्स, पिरामल का कोई, हम 10-15-20 लोग बड़े आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, सब लोग हमें रिसीव कर रहे हैं, सबको बाकायदा एयर होस्टेज और स्टाफ हमें। अब तो वहां कोई हालत है, तो ये सब चित्र चेंज होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि इकोनॉमी विल बी इन ए वेरी बैड शेप। द सॉल्यूशन इज, आपको में से कोई उत्तर देगा कि इंडिया में वाकई हमें आपकी चमक कब से आई, कब से हम आपने असली मजा किया, कौन से साल से? कोई उत्तर दे सकता है क्या मुझको? 91
95. 91 में मनमोहन सिंह started reforms which were structural reforms, economic reforms, not the direct financial reforms in that way. समझे नहीं? There are two different things. Actual shining हुआ अटल जी ने किया 2000 में, जब उन्होंने बटन दबाया हाईवे प्रोजेक्ट का। खंडूरी साहब, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट नॉन करप्ट आदमी को बैठाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये हाईवे बना के दो, जिसमें एक बिहार के इंजीनियर का मर्डर हुआ करप्शन के चक्कर में। बट दैट जेंटलमैन डीपी गोयल साहब बहुत खुश हो रहे होंगे पर मैं, क्योंकि हम इन चीजों को ओपनली कह सकते। तो उन्होंने बटन दबाया 2002 से प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं, हाईवे जब बनता है, दिल्ली से बंबई हाईवे बना, तो हर गांव की जमीन के पैसे गांव वाले को मिले, उसी गांव में से मट्टी भी चाहिए, मुझे लोडी भी चाहिए, वहां के डंपर भी चाहिए, वहां का मुझे मिक्सर भी चाहिए, वो सारा पैसा गांव वालों के पास जाता है। और वो पैसा लेके वो सीधा मथुरा में आता है। वो कौन सा अपना, अरे कौन ये बिल्डर पप्पन क्या नाम से बनाता है, श्री ग्रुप। अब वो गांव वाले आए कि पपन भैया हमें एक फ्लैट चाहिए, हमें बच्चे को यहाँ पढ़ना या नौकरी मिल रही है। उसने वहां रियल एस्टेट में प्रेशर लाया और फ्लैट की प्राइस 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो प्रमोद महाजन साहब ने हल्ला मचा दिया 2004 इलेक्शन में, इंडिया शाइनिंग। ही वाज राइट, सन वाज जस्ट कमिंग आउट, सन वाज जस्ट स्टार्टेड शाइनिंग इन दिस कंट्री एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग। बट पब्लिक को क्या होता है, अभी मैं आपको से मैं कहूँ यार सुबह उठ के यार सनराइज तो देखो, क्या मजेदार सनराइज होता है क्या। अरे गुरु कहाँ, जरा आने दो, जब सूरज निकलेगा जब आराम से देखना। तो पब्लिक का भी वही मूड है, they could not see the writing on the wall. So BJP lost in 2004, they could not capitalize on that India shining model, but that was the time India, हम और आपको, जो हम उससे पहले 4 कार होती थी, एम्बेसडर, फिएट, प्रीमियर 118 एंड मारुति 800। उसके बाद अब तो भाई साहब ऑडी भी लो, BMW भी लो, मर्सिडीज भी लो, SUV भी लो, 25 लाख की लो, 50 लाख की लो, कोई दिक्कत नहीं। एक से बढ़कर होटल, एक से बढ़कर रेस्टोरेंट, एक से बढ़कर सिनेमा हॉल, से एक से बढ़कर साहब ये ब्रांडेड आइटम्स। ये सारी कहानी अगर आप वाकई जाएं, आप इंडिविजुअली सोचें, 2004 से पहले का अपना बैंक अकाउंट की अगर आप पासबुक निकाल लें, मैंने कल ही कागज फाड़े यहाँ बैठे बैठे सब वो सब के अकाउंट के बैलेंसेस, और उसके बाद के अब आप अपने टर्नओवर, अपने बैलेंस। नाउ वी आर गोइंग बैक। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कमेंट करा था जो सेकंड स्पीच में, कि आप 21 इयर्स बैक चले गए। 21 मींस 2020 minus 21 is 1999. So economy will take a real beating, and that means we all will have to be more than। अभी जिन साहब ने सवाल पूछा कि भाई साहब कैसे हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, मेरा ये रहेगा भैया, अपना घर का खर्चा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम, इसका ज्यादा चिंता करो, बहुत ही कठिन दिन आने। सॉल्यूशन इसका बस एक मैं कहना चाहूंगा, मैंने गवर्नमेंट में बहुत काम किया है। सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो जो इस वक्त खर्च कर रही है, वी कॉल इट कंजम्पशन फाइनेंस, डोल्स, 500 रुपए अकाउंट में दे दिए, खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग नो, ये तो आपको देना ही है, नहीं तो ये बेचारे सड़क पे आ गए, आपके घरों में घुस जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, लोग तमाशा कर। You will have to take care, because this is the only society in the world where we take care of the 40% population. हमारे घर का जो काम करने वाला है, हम उसको भूखा नहीं मरने दें। गवर्नमेंट ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम अपनी आधी रोटी जरूर उसको खा के उसको जरूर दें। तो ये सब कंजम्पशन फाइनेंस इज ओनली फॉर कॉम्बैटिंग, वी कॉल इट ए फायर फाइटिंग ऑपरेशन, बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रेस द बटन नाउ, not for the bullet train, highways, massive highways, जहां भी 4 लेन है, 8 लेन करो, 10 लेन करो, हर इस डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स, हॉस्पिटल्स बनाइए, क्योंकि ये पैसा सीधा फिर सबको जाता है, बिजनेसमैन को भी जाता है, वर्किंग क्लास को भी जाता है, वहां के पुअर सेक्शन को भी जाता है, ही गेट्स दैट, और उस पैसे से डिमांड जनरेट होती है।
हाँ साहब बोलिए कृष्ण। गवर्नमेंट के पास इस काम के लिए पैसा है? अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है इस सारे खेल में? एक पहले उससे कमेंट कर दूं, आप सब लोग प्लीज बी केयरफुल विद योर बैंकिंग बैलेंसेस। कुछ बैंक्स बस होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, उनका आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो 0 हो गया कुछ दिनों में। अभी कल ही कोटक बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने निर्णय लिया 4,500 करोड़ शेयर बेच के वो और इकट्ठा कर रहा है। नंबर ऑफ नेम ऑफ बैंक्स, डोंट अगेन मिसकोट मी, यू वांट टू कोट मी, कोट इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये फेडरल बैंक, ये सब बंद होने वाले। The banks which are also in the hit list are the Kotak Bank, HDFC, Axis, ICICI. Because government banks में क्या है, जहाँ भी होगा तो फिर गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं से पैसा लेके इक्विटी में वो कुछ ना कुछ उनको वो कर लेंगे। But private banks are under tremendous pressure. Coming back to the government, गवर्नमेंट पे पैसा कहाँ से आता है? इनकम टैक्स एंड जीएसटी। These are the two sources. दोनों में टेक इट फ्रॉम मी, मिनिमम 50% डाउनफॉल आने वाला है, मिनिमम जीएसटी में एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट का खर्चा सबसे ज्यादा आर्मी मिलिट्री पे, वेलफेयर में, सैलरी में, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हेन वी से, अभी तक हम लोगों का ये मोदी जी ने खास तौर से बहुत, क्योंकि जेटली साहब ने इस बात पे बहुत जोर मारा था कि भाई हम डेफिसिट फाइनेंसिंग 3.5 to 3.8% नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा। तो डेफिसिट का मतलब ही ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो बोले इससे ज्यादा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो हमें दिक्कत होगी ना। अमेरिका में जैसे मैंने वो बताया था ना आपको, महामारी और साइक्लोन की एक और प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड में, वो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो लेमैन ब्रदर्स की आई थी 2008। ये बैंक फेल हो गया तो पूरा अमेरिका डूब रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया था 2008 में, डॉलर छापने शुरू कर दिए अनाप शनाप, और डॉलर छाप छाप के जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बॉन्ड के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए लो पैसा, इकोनॉमी को वापस लाओ ना। इंडिया में भी उस दिन रघुराम राजन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, पूरा उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, और उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो आरबीआई गवर्नर साहब थे अपने, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, नॉलेजेबल मैन। ना आपको इस वक्त आप पे दो रास्ते हैं, नोट छापिए और डेफिसिट फाइनेंसिंग को जाने दीजिए 8% तक, और थोड़ा सा सोना को लिक्विडेट करिए। अब आपको इस पे मैं कमेंट कर दूं, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे सोने के भाव 45,000, 46,000। इन ए नॉर्मल क्राइसिस जो कंट्री स्पेसिफिक होता है या फाइनेंशियल रिलेटेड होता है, वहां ये जरूर ये हमने देखा है कि अगर शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं शेयर मार्केट की जगह, रियल एस्टेट की जगह पैसा गोल्ड में लगाने जाता हूँ, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ी। अब मेरा कहना यह है कि ये गोल्ड प्राइस भाई साहब 30,000 पे आने वाली। मैं जो आपको कह रहा हूं आपको अजीब लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कल ही की न्यूज में देख रहा था, जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूएस इज इन वेटिंग, दे आर टेकिंग ए डिसीजन टू लिक्विडेट द गोल्ड रिजर्व्स, और गोल्ड को बेचेंगे। तो जब गवर्नमेंट गोल्ड बेचने जाएगी तो आप सोचिए कि गोल्ड की प्राइस का क्या, ये हमारे आपके किलो, 2 किलो, 5 किलो और 50 ग्राम से गोल्ड प्राइस नहीं तय होती। तो वहां से प्रेशर आएगा, ये प्राइस एकदम नीचे चली जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास पैसा जुड़ाने के अब दो ही रास्ते हैं, नोट छापें, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करें, नहीं तो कंट्री लाइक अवर्स एक दफे 20 साल पहले चली गई, तो भाई साहब इस कंट्री को वापस लाने के लिए फिर से उसका ये मान के चलिए 100 को अगर मैं कह रहा हूं कि 40 पे आ गए, 60%, अब 40 को 100 में लाने के लिए कितना परसेंटेज मुझे एफर्ट करना पड़ेगा? 250%। 40 टू बिकम 100, 100 का 40, 60% डाउनफॉल आया, मैं नीचे आ गया। अब 250% ऊपर आने के लिए आप इमेजिन करिए, आप लोग बिजनेस में भी रहे हैं, कल हैं अभी भी, कि आप टर्नओवर इमेजिन कर सकते हैं कि 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में 250% टर्नओवर बढ़ा लें?
तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए वी नीड मैसिव एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने कोल प्लांट्स हैं सबको बंद करिए, एनवायरनमेंट भी बचाइए, हाइडल वगैरह जो बनाना चाहें, सड़कें बनाइए, स्टेडियम बनाइए, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, लेफ्ट एंड राइट। तब पैसा बाजार में आएगा और उसकी वजह से जो डिमांड जनरेट होगी तब इकोनॉमी। आज नहीं तो आप माल बनाते रहिए, आप होटल के 40 रूम और ऐड कर लीजिए अग्रवाल साहब, तो कोई आ ही नहीं रहा होटल में, तो 40 रूम और ऐड करके क्या मिलने वाला है आपको, समझ रहे नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूं। हॉस्पिटल में भाई साहब, हॉस्पिटल में भी कौन आने वाला है अब, जब लोगों के पास में पैसे ही नहीं होंगे। अब कहाँ ये नियति का 10 लाख का और 5 लाख का बिल देने वाले। ताज के कई होटल हॉस्पिटल में हो गए, वो टेम्परेरी भाई, वो तो दे आर जस्ट कहते हैं ना कि वो तो इस वक्त पैसे बना रहे हैं। गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बेड चाहिए, उनका साहब हमारा ले लीजिए, होटल ले लीजिए, पर एक दफे 4, 6, 8 महीने के बाद जब गवर्नमेंट कहेगी वापस ले लो, अब वो होटल चल पाएगा ताज का? वहाँ कोई जाएगा नहीं, वो रूम सब सड़ जाएंगे, सब उनका सब खत्म हो जाएगा, वहाँ एक कोई क्लाइंट नहीं आने वाला है। 50-100 रुपए में हम और आप लेंगे जाके। चलिए भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो बात है, एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी को कितना सस्टेन कर सकता है? कौन सा? एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर की 2 प्रॉब्लम्स हैं कि आज भी प्रॉब्लम वही में इनबिल्ट है कि आज नासिक में लासल गांव में 1 रुपए किलो से प्याज लोग नहीं खरीद रहे हैं। 1 रुपए किलो से टमाटर लोग उठा के फेंक रहे हैं किसान लोग। तो मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज फार्म टू हाउस, जो आपको उसका जो चेन है उसका डेवलपमेंट करना। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू फार्मर्स, टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, समझिए। उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो फार्मर अपनी तरफ से बेईमानी नहीं करता है, नहीं लोगों को डुबाता है। उसका जब आलू 1 रुपए किलो में भी नहीं बिकता है, बेचारा क्या करेगा, कहाँ से देगा? आपने बिजली के बिल, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी दुनिया भर की। डीपी गोयल साहब है ना, सुन लीजिए, डीपी गोयल साहब, आपकी गवर्नमेंट ने बेईमानी की है, बिजली का बिल, फर्टिलाइजर का बिल, लेबर कॉस्ट सब बढ़ा दी। और उस बेचारे को कहते हैं साहब आलू में तू कमा। अब वो आलू में क्या कमाएगा? चलिए बोलिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री, टू प्रोवाइड ऑल द इनपुट्स। आप चाइना का, अब देखिए एक छोटा सा कमेंट करता हूँ, चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा इजी है तो कहना अब हम चाइना को हम नहीं लेंगे उस्ताद, कोई सामान नहीं लेंगे, हम बना लेंगे। हम अरे बनाना होता था 5-10 साल में बना के दिखलाते थे, एक झालर भी बना के दिखला देते थे जो दिवाली पे टांगते हो आप। वहां 10 रुपए की आती है, आप बनाने जाओगे 100 रुपए से कम नहीं बनेगी। बनाइए, चलिए, बहुत कर लिया तो 80 रुपए की बनेगी। क्यों? चाइना प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लेबर, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। आप में से जो कोई अगर चाइना गए हैं, मुझे मालूम है, मैं भी देख के आया हूँ, सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। सामान तैयार 8 बजे फैक्ट्री शुरू होनी है, 7:45 बजे जो नहीं आए लेबर 8:15 बजे गोली मार दी जाएगी। उसको 50 रुपए हैं तो 50 रुपए दिए जाएंगे, गवर्नमेंट से आता है फतवा। उसको 300 टी शर्ट बनानी है तो 300 टी शर्ट बनाएगा, 2 से 99 बनी, शाम तक रात तक गोली मार दी जाएगी। आप समझे नहीं? शाम को तैयार हुआ माल, तो वो तो लेबर गवर्नमेंट है साहब, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। क्या कह रहे हैं? हमें नहीं मालूम, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए एक मिनट डॉक्टर साहब, लेट अस स्पीक। आई एम नॉट सेइंग कि गोली मारो, आई एम सेइंग लेबर रिफॉर्म करो। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन 2 थिंग्स। प्लीज अलाउ द बिजनेसमैन टू ऑपरेट एज अ बिजनेसमैन, नॉट एज योर ब्लडी ब्रीफकेस गिवर। समझ रहे नहीं? आप बिजनेसमैन की जो इकोनॉमिक्स होती है, आपको उस इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप, आज चाइना सबसे ज्यादा सब्सिडाइज करता है इंडस्ट्रीज को,
और इसलिए वो आज अमेरिका कितनी भी आंख दिखा ले, आज अमेरिका क्या बना रहा है, एक चीज भी बना पाता है क्या? ले दे के उसको चाइना आपके सारे प्रोडक्ट्स लेंगे। आपको भी आज आपका 70% आपके यहाँ आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और ए फिनिश गुड कम्स फ्रॉम चाइना। आप कहाँ तक बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे? टीवी बनाने जाइए, बनेगा 50,000 रुपए का, आज वो 7,000 रुपए का मिल रहा है 32 इंच का। अब आपकी जेब में 50,000 तो है ही नहीं, 7,000 भी नहीं बचेंगे। कहाँ से टीवी आप किसी, मैंने अगर सपोज एज इंडियन आई स्टार्ट अ टीवी इंडस्ट्री और मैं कौन सा मैंने बना लिया 40,000 में, कोई साला खरीदेगा ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? तो कमिंग बैक टू द इश्यू, यस, agriculture, we have to recognize ours is agriculture based economy. We must give a full importance, full attention to agriculture sector. We must provide the infrastructure, we must provide the entire delivery system right up to the airport, right up to the market, right up to the mandi. आज भी आपको मथुरा में सब्जी आने में आप देखिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं ला रहा बेचारा, पैदा कर रहा है वो वहां से पल्ली पार से और यहाँ तक उसकी सब्जी नहीं आ पा रही। यहाँ 30 रुपए किलो बेचे, उससे लोग 5 रुपए किलो ले रहे। तो ये सारी है चीज। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यस, ऑन वन हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को आपको देना। यस प्लीज सर। लेबर रिफॉर्म सर, इसका में मेरे ख्याल से सबसे जरूरी लेबर रिफॉर्म से अगर हम कर पाए तो। क्या चीज? लेबर रिफॉर्म सर, लेबर रिफॉर्म्स सबसे बड़ी बात है। लेबर रिफॉर्म्स मींस वन हैज टू बी, देखो भैया, फ्लेक्सिबिलिटी ये जो हम ये कहते हैं ना कम्युनिज्म मॉडल, सोशलिज्म मॉडल, डेमोक्रेसी, ये सब ठीक है, ये अपने आप को हमें मालूम है कि इलेक्शन तक, पार्लियामेंट तक पहुंच गए, उसके बाद क्या डेमोक्रेसी कैसे चलती है हमें आपको सबको मालूम, समझे साहब। आज अमेरिका को हम कहते हैं साहब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द दिस थिंग, एक वो ट्रम्प महाराज बोल देते हैं दैट्स द फाइनल वर्ड। आपने कभी अमेरिका के एक मिनिस्टर का, किसी का कोई नाम भी मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है डेमोक्रेसी में कौन क्या है? ट्रम्प साहब। हमारे यहाँ भी हम कह देंगे कि जो सीएम साहब बोल दिए दैट्स द फाइनल वर्ड, सही है कि गलत है कोई नहीं बात करेगा। तो वहां तक की डेमोक्रेसी, वेरी गुड। आई एम नॉट डोंट मिसअंडरस्टैंड, मिसकुट। लेबर रिफॉर्म्स आपको जैसे सिंगापुर में हुआ, सब सारा स्लम था सिंगापुर में। ओवरनाइट लेबर के लिए मकान बनाए गए, बकायदा मकान दिए गए, उनको फिर बताया गया कहाँ आपको किस तरह से काम करना है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज में कहाँ काम मिलेगा, बकायदा एलोकेशंस होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस आल्सो पार्ट ऑफ सोशलिज्म। आप उनकी चिंता तो करिए बेचारों की, पर चिंता करते हुए इंडस्ट्री की भी चिंता करिए। आज इंडस्ट्री की हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट है। आज अग्रवाल साहब के होटल में जितने एम्प्लॉयज हैं, ये अभी बेचारे 10 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या करें? इट हैज बिकम ए फिक्स कॉस्ट। पर कब तक देंगे, कब तक उनको पैसे देते रहेंगे? ये मेरा सवाल है। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो सोनल। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी ये जो कोविड की प्रॉब्लम हुई, इसमें एक बड़ी चीज सामने आई, माइग्रेंट लेबर वाली। हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें अक्रॉस द इंडिया से बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड है, और उसकी वजह से पॉल्यूशन की और सब चीजों की दिक्कत अभी जैसे सामने आई। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम है, ये इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिवर्क आवर ओल्ड डेवलपमेंट मॉडल rather than labor going to the metropolitan cities, to the factories? Shouldn't the factory goes to the rural area, to the labor market? I really did an exercise on this point. तो उससे पहले एक प्रॉब्लम तुम्हें बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुंबई में इस वक्त करीबन 2 तरह के लोग फंसे हुए हैं। करीब 1 1.5 लाख तो ऐसे फंस गए जिन बेचारों को कोई मतलब नहीं, किसी काम धंधे की वजह से 20-21 तारीख को आए थे यहाँ, और वो बेचारे फंस गए। बोले भाई साहब, मैंने कहा यार तुझे साइकिल या ऊंट या गधा चाहिए तो मंगवा देता हूँ। अब दिल्ली कैसे जाएगा? सारे होटल, सारी धर्मशाला, कोई चाय वाला नहीं, कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं। इस बेचारे की क्या हालत हो रही है आप सोच नहीं सकते। दूसरे यहाँ जो बेचारे लेबर जो हैं, जिनके जॉब्स निकल गए, जो डेली वर्कर्स थे, जिनको कोई धंधा नहीं है,
उनके वो बेचारे, उनके घर वाले परेशान हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में, वो बेचारे यहाँ अटके हुए। उनका अब दिक्कत ये हो रही है, आई वॉज टॉकिंग टू वन सीनियर ऑफिसर डे बिफोर विद द गवर्नमेंट, आज जरा भी खोलने जाएंगे, 10 ट्रेन भी लगाएंगे भाई साहब, 10 लाख आदमी चढ़ के बैठ जाएंगे, समझे नहीं? अरे ऋषि क्या हुआ, बंद हो गया क्या? नहीं आवाज आ रही है सर, आ रही है। अच्छा मेरा हो गया चालू है। तो या देखना क्या हो गया, जूम कहाँ क्या ये, तुम तो दिख रहे हो ठीक ठाक। अच्छा वो एक प्रॉब्लम दिख रहे हैं, बोलिए। हाँ, आपका जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई एक्सपेक्ट मिनिमम 20% लेबर एंड द वर्किंग क्लास ऑफ मुंबई टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल districts and original state after this corona lockdown period is relaxed. Why? सैलरी एकदम 50% कर दी जाएगी, जो डेली वर्कर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। जिस आदमी को ये मान के चलो 20,000 रुपए मैं सैलरी दे रहा हूँ, उसको मैं जैसे ही कहूंगा यार अब तुझे 10,000 रुपए पाऊंगा ऑफिस बॉय को, वो हिसाब लगाएगा कि भाई साहब मैं अपने गांव भी चला जाऊंगा तो 4-5 हजार रुपए तो झटक लूंगा, और वहां के 5,000 इज इक्वल टू 12,000 ऑफ दिस। अब आप समझिए कि अभी वो क्यों बंबई वॉज ए मैग्नेट, कि वो ये सोचता था कि वहां के 5,000 या 12,000 पर यहाँ गोयल साहब 20,000 दे रहे हैं, तो वो बड़े आराम से कंफर्टेबली यहाँ अटका हुआ है। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्टर, because of the lower consumption and efficiency increase, the availability of electricity and other things, roads वगैरह बहुत improve हो गई हैं आपकी स्टेट लाइक यूपी, बिहार एंड जो बीमारू स्टेट कहलाती है। ऑल्सो वहां पे आज इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज, आज मथुरा में हमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टीवी मैकेनिक, मोबाइल मिलता नहीं आराम से। अब ये लोग जब वापस जाएंगे अपने मथुरा में और वहां बलदेव में और माठ में, इनको वहां आराम से धंधा मिल जाएगा। आई एक्सपेक्ट 20% लेबर क्लास का माइग्रेशन बैक टू दोज स्टेट्स जो वहां से यहाँ इन बड़े मेट्रोपोलिस में आ गए। इज इट, आर यू एग्रीइंग विथ मी सोनल? बिल्कुल सर। सर आई टोटली एग्री, और मैं ये चाहता हूँ कि जब वो अपने वापस जाएंगे बॉम्बे से या दिल्ली से, दे विल बी हैविंग सम स्किल और सेम स्किल विद देम, so they should be promoted to some entrepreneur. Government should come up with a plan to turn them into entrepreneurs. Yes, there where I would say our prime minister very intelligently 4 साल से हल्ला मचा रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो दो उनके फॉर्मूलाज हैं, दो उन्होंने आपको दिए। अब आपके ऊपर है किस तरह से, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए, किस तरह से इस चीज को इंटीग्रेट करके जो ये लोग आएंगे इनको उसी शहर में, उसी गांव में आज आप उनको प्लम्बर का जॉब, कारपेंट्री का जॉब, मैकेनिक का जॉब आप इनको वापस दे सकते। आप समझ रहे हैं नहीं? ये सारी चीज अपने आप होगी, इसमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। सर पूरा इकोनॉमिक मॉडल रिवर्क किया जाए, जो हमारी सिटीज को डिकंजेस्ट किया जाए, रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाए, लोगों को वहीं अपने घर के आसपास काम करने का एक अवसर मिले। ये जो लोग स्किल लेकर आएंगे बॉम्बे से और इंडस्ट्रियल एरिया से, तो इनको कोई ना कोई इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दे देमसेल्फ बिकम जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। भाई टाइम हैज कम, जो महात्मा गांधी जी ने स्वराज इंडिया की बात की थी, सेल्फ सफिशिएंसी की बात की थी विलेज लेवल को, कि भाई आप हर विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर की बात की थी, वो इन सब मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए मनरेगा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग model which of course Congress devised it, but this government also realized that they cannot do any damn thing. It's one of the best model which we can provide in the rural area. इन मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए रूरल इकोनॉमी के क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उनकी कैसे हम उनको रिवाइव कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर गवर्नमेंट ने काम किया तो हम आप आराम से जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो भाई साहब पेट्रोमैक्स और लालटेन और दिया और मोमबत्तियां निकालना शुरू कर दीजिए। आज मोदी जी ने गांव के स्वतंत्रता बनाने की बात की है, मेरे ख्याल से एक दिन एक्शन कर दिया है, कल कराएगा मीटिंग। चलिए साहब बहुत बढ़िया लगा, आप सबको सबकी शक्लें देखने को मिली महीने भर से, जैसा सबको बड़ा याद आ रही थी। भाई साहब से रोज सुबह शाम पूछता रहता था भाई क्या हाल है सबके, बोले हाल चाल सब ठीक हैं। सब भाई आप समअप करें प्लीज।
आज हम लोगों ने आधा घंटे एक्स्ट्रा कर लिया मीटिंग। नहीं, चांद भाई ने हम लोगों का बहुत ज्यादा एनलाइटन किया है हम लोगों को, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्या होने वाला है, यूं तो 10-15 दिन से लगातार वेबिनार सुन रहे हैं, पोस्ट कोविड, लेकिन चांद भाई ने वास्तव में प्रैक्टिकली क्या होने वाला है उसको बड़ा अच्छी तरीके एनलाइटन किया है। इकोनॉमी की बात है, हेल्थ सेक्टर की बात है, रिवाइवल कैसे होगा, मैं बिल्कुल उनसे ये बात से एग्री करता हूँ। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन ये था कि अगर हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं मालूम डाटा कितना है कि हमारी टोटल जो गवर्नमेंट की इनकम है या टोटल जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का कितना पार्ट है, 50%, 60%, 70% शेयर शायद होगा। 3.5 to 4% जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्रीकल्चर में आप ये मानिए ना, अब जैसे पार्ले ने लेज का पैकेट बनाया, आलू लिए, आलू को जरा सा प्रोसेस किया, वेफर्स बना दिए, 10 रुपए का पैकेट बेच रहा है। कितना है उसमें, कितना 50 ग्राम 100 रुपया। तो एग्रीकल्चर को अगर आप इस तरह से करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके, और वो हमें और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हम नहीं खाएंगे फिर पिज्जा जाके कॉफी सीसीडी में 100 रुपए की कॉफी नहीं पियेंगे। हमें तो 10 रुपए में 15 रुपए में अगर हमें बढ़िया कॉफी चाय मिल रही है अपनी लोकल, तो क्या दिक्कत है? आप समझे नहीं? वही मैं कह रहा था, अगर हम लोगों को भी बिजनेस डाइवर्जन करना पड़ेगा बहुत सी लोगों को। तो जैसे मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना शुरू कर दीजिए, बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दीजिए, हिसाब किताब लगा लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखिए। बिल्कुल इस वक्त अब वो जमाने गए कि भाई साहब हमेशा दिमाग में रहता है, ये तो आप लोगों का यहाँ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ इन्वेस्टमेंट है, 50 जगह इन्वेस्टमेंट का लगता है। एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करें, ये है पॉइंट। उसका कंट्रोल नहीं हो रहे। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर मुझे मालूम करना हो कि बिल गेट की क्या हैसियत है, तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि बिल गेट इतने का आदमी है। पर मुझे अगर ये मालूम करना हो कि वीरेन गोयल की क्या हैसियत है, तो मैं अगर वीरेन गोयल को साले के इसके कनपट्टी पे रिवॉल्वर भी रख दूंगा तो ये भी नहीं बता पाएगा कि इसकी क्या हैसियत है। कितना इसका माल टाल इधर उधर पड़ा हुआ है, कि कृष्णा बाबू के कितना माल टाल, कितनी कौन सी प्रॉपर्टी की, कितना गोल्ड की क्या माला की, कौन से डायमंड। What I'm saying, take it seriously. The time has come to take a stock of your balance sheet. बैलेंस शीट सबसे पहले अपनी अपडेट करिए। जो एसेट, सो कॉल एसेट्स प्रोडक्टिव नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीरेंद्र बाबू, हमको बड़ा शौक लगता है कि हम ये चीज खरीद के डाल दें, तुम्हारे यहाँ 4-4 गाड़ियां 5-5 गाड़ियां खरीद के पड़ी जाएंगी, और सारी 2 गाड़ी नहीं भी चल रही हैं, पड़ी हुई हैं, यार रहने दो। भाई साहब, जो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है फौरन लिक्विडेट करिए, जिस भाव में हो उस भाव में करिए। डोंट टेल मी अरे यार हमने तो 1 करोड़ में खरीदी थी वो जगह, अब वो उसके 60 लाख मिल रहे हैं। मैं कहूंगा यार 40 भी दे दे तो कल ही का कल सौदा कर ले। जो चीज आपको रिटर्न नहीं दे रही, आपके पैसे उसमें डल रहे हैं, आपको नहीं मालूम हर साल आप कितने पैसे डाल देते हैं वहां। समझे साहब, 1 आध फ्लैट लेके डाल रखा है नोएडा में, कि साहब गुड़गांव में, कि साहब वृंदावन में। अब यार उसका जाए रंग रोटी करा दे, उसका जाए उसमें एसी लगा दे, उसमें टाइल्स लगा दे। उन सबको ये क्या मतलब है? उन सबको बेच खाओ। ये गलत है। बता रहा हूँ भाई, वही जैसे अब आजकल हम क्या कह रहे हैं, जान है तो जिंदगी है। अरे जान भाई साहब, अगर पैसे कुछ जेब में कुछ आएंगे तभी तो बिजनेस रीऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हंटन गोपाल में कहाँ से रीऑर्गेनाइज कर पाओगे आप? तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, उनको लिक्विडेट करिए, बैलेंस शीट बनाइए, बिजनेस मॉडल को फिर से नए नजरिए से देखिए। ये देखिए कि सोसाइटी में राइटिंग ऑफ वॉल क्या है। भूल जाइए कल तक क्या था, भूल जाइए कि लंबी चौड़ी गाड़ी लेके लोग हल्ला गुल्ला मचाते हुए, हाँ भैया आ जाओ ये ले आओ। अब नहीं आएंगे होटल रेस्टोरेंट्स, अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो आपको अपने मॉडल को सही ढंग से, अब आप एक्सपर्ट हैं, आपको अपने बिजनेस का पूरा मालूम है, उसको फिर से बैठ के सोचिए और फिर नए ढंग से नई दिशा में अपना कदम उठाइए।
Thank you I very wish much. all of you all the best. Okay, Thank you, sir. भैया, thank you. Very much. थैंक यू गोयल साहब, चलिए, Thank you. थैंक यू, गोयल साहब ऑल द थैंक यू। बेस्ट। ठीक है चलिए सर। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। टेक केयर, सेफ, बी सेफ। तो सब कैसे बंद होगा ये? हमारे सेक्रेटरी साहब करेंगे नीरज भाई। ये नीरव निवेद जी जो है, सुन रहे हैं साहब? नीरव निवेद जी, जी सर। भैया तुम्हारे चेहरे पे बड़ा डिप्रेशन लग रहा है, जैसे कोरोना तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है, बाकी सब तब भी चेहरे पे मुस्कुराती हर एक के पे। ये बात ठीक लग कह रहे रहे हो। हो। चलो आओ चाय पी भी आओ मेरे यहाँ। क्या चक्कर है? ऐसे आप वक्त बुलवा दो सर, मैं तो आ जाऊंगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। है जब चाय 5 पीने मिनट पूरी बात पियेंगे। तब तो पिलाई नहीं चाय। नहीं हाँ बिल्कुल पिलाएंगे, बिल्कुल पिलाएंगे, कोई आपत्ति नहीं आ रही। सब में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, चिंता मत करो। हम तो केडी कई बार भाई, पिलाए हैं सर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मीटिंग हो गई जी। और आपने पूरा आईएएस ऑफिसर का जिस्ट समझ लिया कि किस लेवल पे ये लोग वर्क करते हैं, नहीं, नॉलेज साहब बहुत डीप है ना? बहुत डीप नॉलेज है। हाँ, ये बहुत डीपर होती है और बिल्कुल क्लियर वो होती है कि आपके पास बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होते हैं। तो मुझे लगता है आज अच्छा ही रहा और वीरेन भाई साहब की कई प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया है, उनको भी अपन देखेंगे कि कहाँ पर है। मरवा दो साले तो। हाँ आशुतोष भाई क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना था कि आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब। अच्छा, आज जो गोयल साहब ने जो सेक्टर्स पे और जो चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया, हाँ, की बात और केडी अंकल की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर हमें सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, हाँ, और जो सोनल ने पॉइंट उठाया वो बहुत वैलिड था कि जो एक मैन पावर और जो लेबर, स्किल्ड लेबर जो अपने एरिया में आ चुकी है, हाँ, तो नेक्स्ट एक सेशन ऐसे ही किसी एक एक्सपर्ट का कि हम अपने उन्होंने दो चीज पे पलट उठाया कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा खर्चा करना चाहिए जिससे कि एंगेजमेंट हो, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ये करेगी सरकार। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिसको कि मूवमेंट चाहिए सब चीजों का, हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या क्या सेक्टर ऐसे हैं कि जो इस कोविड वाले सेक्टर में हम अपने आप को बाहर निकाल पाए। आशुतोष भाई एक बात तो मैं जवाब दे दूंगा आपकी कि जो माइग्रेट होकर लेबर आ रही है वो सारी लेबर स्किल्ड लेबर आ रही है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो बॉम्बे में, दिल्ली में कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टीवी मैकेनिक है, दे आर स्किल्ड। तो लेबर आपको जो चांद ने एक कैलकुलेशन दी कि अगर वो वहाँ 12,000 कमा रहा है तो यहाँ 5,000 पे वो आने को तैयार है। उस स्किल्ड लेबर को कैसे आप अपने रूप में डेवलप कर सकते हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो एक एक्सपर्ट कमेटी जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्मॉल सेक्टर्स हैं। दूसरा जो वीरेन को उन्होंने बताया कि जितने आपके एसेट नॉन प्रोडक्टिव है उसको गेट rid करिए और अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कीजिए। तो वो तो होने वाला है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, जैसे उस दिन वेबिनार में उन्होंने बताया कि 2021 में जिसके पास अप्रैल में कैश होगा इज गोइंग टू बी ए किंग। तो उनका भी कहना ये था कि 2021 तक आप सारे फाइनेंस को कंट्रोल करो कि आपके पास कैश होना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर बैंकिंग फ्रॉम अनदर सोर्सेज। कैसे आप अपने को कैश रिच करेंगे इसके बारे में सोचिए। भैया आज भी मैं केडी भाई से डिस्कस कर रहा था कि मुझे नहीं मालूम मेरे कॉलेज अब कब खुलेगा, कब बच्चे आएंगे, यू नो। तो मुझे ये देखना है कि मेरी जेब में 50 लाख रुपया है, जो मेरा स्टाफ है उन्हें मैं 4 महीने में 50 लाख बांटूं या 8 महीने में 50 लाख बांटूं। क्योंकि मुझे अगर ये सर्टेन हो कि मेरे पास सितंबर में बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनकी सैलरी उतनी घटा के 4 महीने तक दे सकता हूँ। अगर मेरे को स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रखी है, मोटा ऑनलाइन चल रहा है।
लेकिन जो रियल एस्टेट है, जो होटल वाला है, वो तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। उसका तो एक रुपए का क्लासेस से पैसा पैदा नहीं हो रहा, माफ करना। ऑनलाइन मेरे यहाँ भी चल रहा है 1 महीने से, लेकिन पैसा तो पैदा नहीं हो रहा ना। ऑनलाइन में तो मेरी क्लासेस चल रही तो मैं टीचरों को कितनी सैलरी दूं? 50% कर दूं, 25% कर दूं, या निकाल दूं? आप कल डिस्कस करेंगे भाई। पोस्ट एजुकेशन कल का है, कल का बहुत बढ़िया वेबिनार है, और वो यही बताने जा रहे हैं कि आपको एजुकेशन सिस्टम, अब हम जो वेबिनार्स करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे पोस्ट कोविड, अभी तक हमने 5-6 वेबिनार कर लिए, जिसमें अपना रोटरी क्लब मथुरा सेंट्रल सबसे आगे, सबसे पहले वेबिनार शुरू किए। अब कल से जो हमारे वेबिनार्स होंगे वो आपके एक बिजनेस के वेबिनार होंगे। जैसे कल हम एजुकेशन पे ले रहे हैं, इसके बाद हम एक रियल एस्टेट पे लाएंगे, एक दिन इंडस्ट्रियलिस्ट को लाएंगे। लेकिन इस वेबिनार्स को हमें अटेंड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी अवर रोटरी मेंबर्स आर बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी। और आप जब इसे करेंगे सर, कल की वेबिनार 1 घंटे जल्दी हो सकती है क्या सर? 1 घंटे की रखिए। अब वो नहीं हो सकता, वो तो सब पब्लिसाइज्ड हो गई। क्या होता है सर, कितनी जगह देखिए, नीरव जी, क्लब के 50 मेंबर है, 50 मेंबर में हम 12-15 लोग आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा बोरियत का सब्जेक्ट है किसी को सुनना। हम लोग सुनाना बहुत कुछ जानते हैं। अभी जो हमने करी है उसमें आपके यूपी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के भी मेंबरों को इनवाइट किया है, आपके रोटेरियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को भी इनवाइट किया है, रोटेरियन कनेक्ट्स को भी इनवाइट। तब जाके अगर हमारे 60 मेंबर हो जाएंगे तो वेबिनार सक्सेस हो जाएगी। जैसे अभी आज ही देव, उससे क्या नाम था, उत्साह, उनने कहा था कि गोयल साहब किसी भी तरीके से कुछ मेंबरों को जरूर ले आना। मैडम आप, मैंने कहा आप जब बुलाएंगी तो लोग बाग अपने आप ही आ जाने वाले। तो हमारे पास कोई ऐसा रोटेरियन वो नहीं है चार्म जिससे हम कुछ कर। दीपक भाई, वहाँ क्या हो गया है कि वो जो वेबिनार हो रही हैं वो 3-4 लोगों तक सीमित रह गए हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन रेज करने का या उसमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। केवल पवन या डीजी शुक्ला, मतलब वो जो डीजी और डीजी एंड डी वहीं तक सिमट के रह गई है। आप कोई डिस्कशन है तो उसका मौका नहीं मिल रहा। टेडी भाई, थोड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो वो वेबिनार बड़े लेवल पे हो रही है, 150-200 लोग हैं, और जो वेबिनार हो रही, केवल एक वेबिनार ऐसी थी जो हमारे लेवल की थी। बिकॉज आप ना तो कॉर्पोरेट लेवल की बात समझ रहे हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट की लेवल। चार ने यही कहा था कि मैं बिल्कुल सबको वायरल और इसके बारे में ऐसी बता दूंगा जैसे मथुरा के विश्राम घाट पे वो कभी गप्पे किया करते थे। श्रीपाल भाई भी जानते हैं और वीरेंद्र भी जानते हैं। तो उनसे तो आपने बिल्कुल 1-to-1 चीजें पूछी और स्पेसिफिक रिप्लाई भी दे दिया। अब जैसे सेबी वाले थे, सेबी वालों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो हवा में ही रहे, हवा में ही पैदा हुए, हवा में ही गुजर रहे। भाभी जो कल डॉक्टर अनूप गुप्ता भी आ रहे हैं एजुकेशन के, ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड के आदमी है। हम में से ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। मेरा विचार था कि एक उन्हें बुलाऊं, फिर आगे चल के एक वीसी को बुलाऊं। एक मथुरा के बहुत पुराने एजुकेशन है डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी, मैं उन्हें भी कॉल कर सकता हूँ। वो आपका, उन्होंने बीएसए कॉलेज को भी बनवाने में योगदान है, रामकिशोर को रामकिशोर बनाने में योगदान है, तो वो उस लेवल के बंदे हैं। लेकिन पहले हम लोग इनसे शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स होगा, आगे बुला लेंगे। हरवंश चतुर्वेदी, गोयल साहब, पहले जो हरवंश चतुर्वेदी जी थे वो वास्तव में बहुत अच्छे थे। अब उनकी जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट और अलग तरह की हो गई है, वो उनमें वो चीज नहीं रही है। सुनने में क्या दिक्कत है साहब? अरे सुनने में क्या दिक्कत है भाई? ऐसी बात नहीं है। अब वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर टॉप एजुकेशन की पॉलिसीज मैटर पे आ गए हैं। अब पहले वो AICT में कुछ थे, पहले वो करते थे, तो मेंबर रहे, मेंबर। अब तो बिरला कॉलेज में कई डायरेक्टर वगैरह है, डायरेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। अगर आप कहोगे तो मैं AICT के जो हमारे चेयरमैन है आलोक प्रकाश, उनसे भी कर सकते हैं हम लोग। आलोक प्रकाश जी वो बिल्कुल आपको चांद के छोटे भाई दिखेंगे। तो वही तो है तुम्हारे यार, मिले तो थे।
अरे तो यार मेरे पास तो बतेरे मिलते रहते, तुम भी तो मिलते हो। वो हाँ। मुझे तो तुमने बता नहीं तुम्हारा नोएडा में कोई फ्लैट है। कोई नहीं है, इन्हें कहाँ से मालूम पड़ा देखा भागा गया, कोई बात ही नहीं है। तू बात बना रहे हैं। तो केडी 8:40 भाई हो गए। कल के वेबिनार के लिए ज्यादा लोग आवे, इसमें हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। चलो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ये मेरा क्या रोल है उसमें, करना बाद में अलग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। चलो भैया बंद करो अब जाएगी तुम। बात। ठीक है। अजीत भाई जो है उसके अंदर उनका इंट्रोडक्शन देंगे, और केडी भाई आप उनसे मेरे ख्याल से आप एज ए मॉडरेटर उस पे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीरव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीलेश। आपका तो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुमने इस क्लब को एकदम ब्लास्ट कर दिया है। आई रियली थैंक यू अंकल, थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू गुड वेरी नाइट, मच। गुड नाइट। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर डीपी आवाज आ रही? डॉक्टर साहब ने कान पे बिल्कुल लगा ठीक कहा है, लेते और हैं। निवेश बिल्कुल आज शांत बैठा हुआ है। हैं? अरे भैया हॉस्ट बंद कर दे इसको। चलो नीलेश, थैंक यू भाई। छोड़ सकते हैं।